डॉक्टर आबिद साहब, ये एक तरफ तो हम देख रहे हैं इंडस्ट्री नेगेटिव में रही है, और बिल्कुल हमायूं साहब जिस तरह से कह रहे थे कि अगर ये सेक्टर जो है वो इसमें रिफॉर्म्स नहीं आएंगी या इसके मसाइल हल नहीं होंगे तो जाहिर है फिर अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी है। लेकिन दूसरी तरफ हम एक्सपोर्ट्स देखते हैं तो $32.3 बिलियन का हमारा टारगेट था, 10 महीने में $26.9 बिलियन हमने अचीव किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 6.4% ज़्यादा है। और इसमें मेजर शेयर टेक्सटाइल का या IT सेक्टर में भी अगरचे $3.5 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किए हैं, लेकिन भारत फिर भी टेक्सटाइल का मेजर सेक्टर है। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे रिलेट करके देखेंगे? जी शुक्रिया। इस वक्त अगर आप देखें जो एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा फर्दर सेग्रीगेट करके, तो यूनिट्स जो है हमारे उनमें जो वैल्यू होती है पर यूनिट वैल्यू, यानी अगर मैं 100 जो है कपड़े बेच के $10 कमा रहा था, और अब अगर मैंने 110 या 120 जो है वही पीसेस बेच के $10 कमा रहा हूँ, तो वो जो वैल्यू एडिशन है वो अभी भी एक्सपोर्ट में नहीं आ पा रही है। जो एक्सपोर्ट के आपको नंबर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें वैल्यू एडिशन का ना होना जो है ये हमें अगले माली साल में हांट कर रहा होगा। जो मेरे नज़दीक इस बजट की मेन खसूसियत है वो ये है कि पहले IMF प्रोग्राम में बजट बनते थे सिर्फ एक प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, ये वाला बजट जो है ये 2 प्रोग्राम्स के अंदर रहते हुए बन रहा है। एक तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम जो कि आपका है ही था, उसके साथ एक क्लाइमेट चेंज के लिए अलहदा से 28 माह का जो $1.4 बिलियन जो है 1.3 बिलियन जो मिल रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि इस बजट में क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि हुकूमत को करना होंगी, जिस पे हुकूमत ने कमिटमेंट कर रखी है। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बात हो रही है, उसमें जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उस पर भी बात की जा रही है। उसमें पानी जो है पानी का महफूज इस्तेमाल और पानी पे जो लागत है उस पर बिल, उसमें भी इजाफे की बात की जा रही है। जो फॉसिल फ्यूल को कम करने के लिए कार्बन लेवी जो है ₹5 पर लीटर जिसकी शुनीद है वो आ रही होगी। इसी तरह से पेट्रोलियम पे जो अभी तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो कि ₹78 या ₹80 है, इसको ₹100 पर लीटर तक लेके जाने की बात जो है, और शायद GST लगाने पे भी गौर हो रहा है सर पेट्रोलियम पे। जी, वो सारा हार्मोनाइज करने की बात आएगी तो जाहिर है सबका सब उसमें इकट्ठा आ जाएगा। अब जो इसमें एक बज़ाहिर कंट्राडिक्शन नज़र आती है वो ये नज़र आ रही है कि एक तरफ IMF का एक प्रोग्राम आपको कह रहा है कि एनर्जी सरप्लस डेट जो है उसका खात्मा करना है, कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का खात्मा करना है, बिजली के बिल जो हैं जिनकी वजह से महंगे होंगे। दूसरी तरफ दूसरा प्रोग्राम कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको बढ़ाया जाए, उसके शेयर को। अब जाहिर है कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब तो यही है कि कन्वेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल कम होगा, वहाँ पे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो है वो अक्यूमुलेट हो रही होगी, और बिल जो है सार्फिन के जिनके पास सोलर या दूसरे वो जो हैं इंस्ट्रूमेंट वो नहीं, तो उनको ज़्यादा महंगा बिल जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये वाला जो है एक डिलेमा ये कुछ शुरू के 6 महीने में रहेगा। लेकिन जो मैं होता हुआ देख रहा हूँ वो ये है कि हमारी एनर्जी इतनी महंगी हो जाएगी, खा वो बिजली है, गैस है, पेट्रोल है या डीजल है, कि अल्टीमेटली सार्फिन जो है वो ऑफ ग्रिड सोल्यूशन पे जाना शुरू कर देंगे। तो हुकूमत चाहे या ना चाहे सार्फिन जो अफोर्ड कर सकेंगे वो ऑफ ग्रिड सोल्यूशन पे चले जाएंगे। इसी तरह से इस प्रोग्राम में जो अभी एक नई डिस्कशन है और हमायूं साहब उस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, माशाल्लाह कॉमर्स मिनिस्ट्री भी इन्होंने संभाली है, कि अब वो जो ऑटोमोबाइल की जो थी मोनोपली वो चैलेंज होने जा रही है, और अब वो 5 साल पुरानी गाड़ियों की जो इंपोर्ट है और कम टैरिफ पे इंपोर्ट वो शुरू हो जाएगी। तो जाहिर है कि अगर आप पिछले 5 साल पुरानी गाड़ियां देखेंगे तो ज़्यादा हाइब्रिड गाड़ियां आ रही होंगी, जो कि हमारा जापानीज या वेस्टर्न कंज्यूमर जो है वो इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और उनकी हाइब्रिड गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट होना शुरू होंगी। तो ये एक एनर्जी रेवोल्यूशन आते हुए मैं देख रहा हूँ इस बजट में, खा वो इसको एक्सप्लिसिटली उसका हिस्सा बनाया जाए या ना बनाया जाए,
कंज्यूमर लामहला तौर पे अब जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और जो मेरा फाइनल पॉइंट है वो है इंडस वाटर ट्रीटी के तनाज़ुर पे अगर देखें, जो इंडिया ने एक यूनिलैटरल इलीगल जो स्टैंड उस पर अडॉप्ट कर लिया, तो हमें भी इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि प्लान बी भी ज़हन में रखें। इंडिया को तो चैलेंज कर रहे हैं हम इंटरनेशनल फोरम्स पे भी और हर जगह, लेकिन हमारे पास ये प्लान भी होना चाहिए कि अगर तरबेला या मंगला में पानी जो है उसकी जो सप्लाई है वो बार बार डिस्टर्ब की जाती है और उसकी एश्योरेंस नहीं होती, तो वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्पेशली विंटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को मुतासर कर रहा होगा। तो उसके लिए भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी का एक पूरा प्लान हमारे पास होना चाहिए कि अगले 5 सालों में अगर इंडिया जो है वो वेस्टर्न रिवर्स पे डैम्स की तादाद बढ़ाता है या वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन शेयरिंग बंद कर देता है, तो हमारे पास एनर्जी का जो मुतबादिल जरिया है वो क्या होगा, वो आपके पास ग्रीन एनर्जी। बिल्कुल। आबिद सुलेही साहब, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि लोग जो हैं वो ग्रिड को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जाहिर है वो ऑफ ग्रिड पे चले जाएंगे। अभी एक प्लान हुकूमत के पास शायद ये है कि वो सर्कुलर डेट में कमी लाने के लिए 1252 अरब रुपए का कर्जा लेना चाहते हैं और 6 साल में डेट सर्विस सरचार्ज अवाम के ऊपर लगाकर 6 साल में उसको ग्रेजुअली वापस लिया जाएगा। इसका मतलब है जो ऑन ग्रिड सारिफीन है उनके ऊपर मजीद दबाव डालने का मंसूबा है। तो ये कितना काबिल अमल मंसूबा है? इससे तो फिर और तेजी के साथ जो भी आप जिक्र कर रहे थे लोग ऑफ ग्रिड हो जाएंगे, इससे कितना फर्क पड़ेगा? क्या हम इस तरीके से जो सर्कुलर डेट है उसको खत्म कर सकते हैं? और अभी जो कैप्टिव पावर प्लांट्स का जिक्र हो रहा था, इंडस्ट्री के इश्यूज का डिस्कस हो रहा था, इन दोनों चीजों को मिलाकर हम कैसे रिजॉल्व करेंगे इशू को? देखिए असद, इसका जो अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो इसका सोल्यूशन तो यही है कि बिजली की कीमतें इतनी सस्ती कर दी जाएं कि लोग वो बिजली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हों, ताकि आपके पास जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो है उनकी नौबत ही ना आए मजीद एक्यूमुलेट होने की। जैसे सर्दियों में कुछ स्कीमें लाई भी गई, जैसे सर्दियों में लाई गई थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि प्रैक्टिकली शायद ऐसा होना जो है वो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। तो 2 अप्रोचेस की जा रही होंगी। एक तो आईपीपीस के साथ जो नेगोशिएशन का सिलसिला जो शुरू हुआ साल 2 साल से, वो जारी रहेगा कि उनके साथ नेगोशिएट किया जाए और उनके साथ कोई लमसम डील्स करके वहाँ पे इस कर्जे को रिड्यूस किया जाए। और दूसरी तरफ कंज्यूमर को आप नहीं रोक सकते। अगर मैं आज ये तैयार कर लेता हूँ कि मुझे ऑफ ग्रिड जाना है और मुझे ऑन ग्रिड सोल्यूशन नहीं चाहिए, यानी मैं पीटीसीएल का कनेक्शन नहीं लेना चाहता, मेरे पास अपने जो मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स हैं उनके कनेक्शन से मैं मुतमईन हूँ, तो आप ज़बरदस्ती तो मुझे पीटीसीएल का कनेक्शन जो है वो नहीं दे सकेंगे। तो वो कंज्यूमर जो अडॉप्ट करना चाहेगा वो तो चलता रहेगा। और यही वजह मैं कह रहा था कि एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास एनर्जी रेवोल्यूशन जो है वो आ रहा होगा। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं और इंडस्ट्री को फिजिबल बनाने की बात करते हैं, तो अगेन उसमें हमें एक और जो चीज़ देखनी है वो ये है कि इस वक्त इंडस्ट्री के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो कन्वेंशनल एनर्जी से निकले। इंडस्ट्री को कन्वेंशनल एनर्जी पे अगर हम रखेंगे तो यूरोपियन यूनियन में हम जाके फंसेंगे। वहाँ पे जो 1 जनवरी 2026 से उनका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आ रहा है, जिसमें कि अगर आपके अक्रॉस वैल्यू चेन कार्बन एमिशन जो है वो यूरोप की परमिसिबल कार्बन एमिशन से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप पे कार्बन टैक्स बढ़ जाएगा। तो हमें तो इंडस्ट्री को इस वक्त इनकरेज करना चाहिए कि इंडस्ट्री वो ग्रीन फ्यूल पे जाए, ताकि उसका सीबैम में जाके फंसने का इम्कान जो है वो कम से कम हो। IMF का बिल्कुल हुमायूं साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, और बदकिस्मती से यही प्रोग्राम नहीं, इससे अगला प्रोग्राम भी लाजमी है, क्योंकि अगर आप जो हमारा नेट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है, यानी कि हमें कर्जे कितने चाहिए, तो अगले साल में $20 अरब चाहिए, उससे अगले साल फिर $20 अरब चाहिए, फिर ये थोड़ा कम होता है। लेकिन जो आप 27-28 को देखते हैं तो 27-28 में जाके ये तकरीबन $36-37 बिलियन फिर आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में चाहिए होगा। और वो जाहिर है कि IMF की छतर छाया के बगैर नहीं मिल सकता है। तो IMF की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम ये नहीं कहते कि ये $2 बिलियन के लिए सारी शराइत उनकी तस्लीम कर रहे हैं, बल्कि 21-22 को देख लीजिए, ईरान, चाइना और सऊदी अरेबिया और UAE, उन्होंने भी ये कह दिया था कि रोल ओवर उस वक्त देंगे जब आप IMF प्रोग्राम में होंगे। तो IMF होता है तो फिर ये बाकी सारे रिजॉर्ट्स जो है ये हमारे साथ चलते हैं, वरना कोई भी आपके साथ नहीं चलता। तो ये $1 बिलियन या $2 बिलियन की बात नहीं है। इवन $1 का भी अगर वो प्रोग्राम है तो वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को बढ़ा रहा होता है, क्योंकि उसमें
ये श्योरिटी होती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसा मैयर नहीं लेगी कोट एंड कोट जो कि रेकलेस मैयर है और जो इकॉनमी को डीरेल कर देगा। और यही वजह है कि फिर आपको चाइना और सऊदीया और यूएई और कतर ये भी उधार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो नहीं, मगर आबिद साहब दूसरी तरफ जो हमारा करंट अकाउंट है वो 10 महीने में सरप्लस $1.9 बिलियन के साथ सरप्लस है। उसकी बुनियादी वजह रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स हैं जिसकी वजह से सरप्लस हुआ है। तो गवर्नमेंट तो इस पर बड़ा खुश है कि हमने करंट अकाउंट आपका सरप्लस दिया। देखिए रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट तो है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो जिसकी तरफ हुमायूं साहब ने भी इशारा किया कि जो एक अनस्टेटेड आपकी इंपोर्ट जो है वो थोड़ी सी कर्टेल है, वो भी तो उसकी बुनियादी वजह है। अगर आप आज सारा जो इंपोर्ट है उसको खोल देते हैं या अभी अगले बजट में अगर आप सेकंड हैंड गाड़ियां जो हैं उनकी इंपोर्ट की इजाज़त दे रहे होंगे, बाकी चीज़ों की इंपोर्ट की इजाज़त दे रहे होंगे, तो जाहिर है कि वो उन इंपोर्ट को पूरा करने के लिए डॉलर्स चाहिए होंगे। जब डॉलर्स वहाँ पे स्पेंड होंगे तो करंट अकाउंट जो है वो शायद बहुत ज़्यादा देर तक उसका सरप्लस जो है वो कायम ना रह सके और उसका डेफिसिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारी इकॉनमी में मेजर प्रॉब्लम ही यही होता है कि जो ही हम 5% ग्रोथ पे 5 साल तक तरक्की कर जाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है, चूँकि हम इम्पोर्ट इतना कर चुके होते हैं कि उसको बिल पे करने के लिए डॉलर नहीं होता हमारे पास।